नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, प्रकाश के बारे में हम लोग देख रहे थे। इससे पहले हम लोग जो है इस फिजिक्स के कंसेप्ट सीरीज में यूनिट एंड डायमेंशन, पूरा मैकेनिक्स, साउंड चैप्टर देख चुके हैं और हम लोग प्रकाश देख रहे थे। उसी का ये पार्ट 2 है, क्योंकि लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो पा रहा था, तो इसलिए हमने इसको पार्ट 2 में रखा है। तो आज इसको हम लोग फिनिश करेंगे, साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सारे लोग इसको बिल्कुल ही अच्छे से देखेंगे। इसको देखने के बाद आपको वीडियो फर्स्ट के साथ इसका जो प्रीवियस पार्ट है इसको ऐड करके, दोनों को ऐड करके देखने के बाद आपको इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी मैं बोलूँ तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो जितने लोग भी चैनल को देख रहे हैं, अब सारे लोग जो है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? सॉरी, देखिए, लेंस जो है समांतर जो है दो वक्राकार अपवर्तक पृष्ठों से बनते हैं और इनका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? चश्मे, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे, दूरबीन इत्यादि में करते हैं। तो जैसे हमने दर्पण देखा उस वैसे ही दो तरह के लेंस हमें देखने हैं यहाँ पे। तो आप देख ही पा रहे हैं, जो भी आप चश्मा, सूक्ष्मदर्शी या कैमरे या दूरबीन में हम लोग लेंस का यूज करते हैं। समांतर जो है लेंस कांच के बने होते हैं और मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। एक को उत्तल बोलते हैं या अभिसारी, दूसरा होता है आपका अवतल लेंस या अपसारी लेंस। तो देखिए, जैसे उत्तल दर्पण होता था वैसे ही उत्तल आपका लेंस है। तो यहाँ पे आपको इमेज में दिख पा रहा होगा, द्विउत्तल लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, ये उठा हुआ सरफेस है इसका, साथ साथ देखें ये राइट वाला सरफेस, ये भी उठा हुआ सरफेस है। ये जो है दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह जो है किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसका आपको जनरली देखना है कि हम लोग यूज क्या करते हैं। नेक्स्ट देखें, अवतल लेंस, ये क्या होगा? धंसा हुआ होगा, ठीक है। बाइकनकेव लेंस बोलते हैं इसको, द्विअवतल लेंस या उभयतल लेंस। वह लेंस जो अंदर की ओर जो है वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इसमें भी आपको सेम वही चीज कि वस्तु आप यदि रखेंगे तो वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, और उत्तल अवतल लेंस का यूज हम लोग क्या क्या करते हैं। देखिए, यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, इससे अपसारी कहते हैं। उत्तल लेंस पे जो है, उत्तल लेंस की बात की जा रही है, आपतित समानांतित किरण जो है पुंज लेंस से अपवर्तित होकर बाद एक बिंदु पर जाकर अभिसारित होती है और वहीं पे क्या करेगा? वस्तु का इमेज बनेगा। तो ये भी जैसे हमने दर्पण देखा था वैसे ही देखे, उत्तल लेंस में अगर अनंत पे कोई वस्तु होगा तो उसका फोकस पे जो है प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और बहुत ही छोटा और उल्टा बनता है। सी पे होता है तो एफ और सी के बीच बनता है और ये वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। C1 है, C2 पे बनता है। चूंकि आप देख रहे होंगे लेंस में जो है आपको दो सरफेस है, तो इसीलिए यहाँ पर आप C1 और C2 देख पा रहे होंगे, यानी इसका सेंटर अलग होगा, इसका सेंटर अलग होगा। एफ पे होगा तो इसका अनंत पे बनेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। वैसे अवतल लेंस के लिए है, जनरली इसका उपयोग ही पूछा जाता है आपसे। अनंत पे यदि अवतल लेंस में है तो आपको F1 पे बन रहा है, अत्यधिक छोटा और आपको बिंदु आकार का। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि देखें, उत्तल लेंस में जो है वास्तविक बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, उसके बराबर भी बन पा रहा है। जबकि अवतल लेंस में देख पा रहे हैं आप अत्यधिक छोटा और छोटा बन रहा है, यानी इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, लेंस की क्षमता जो है मापने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये छोटा क्वेश्चन है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। किसी भी लेंस की क्षमता मापने के लिए, उसकी पावर मापने के लिए हम लोग डायोप्टर में इसको व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता जो होती है 1/f डायोप्टर होती है। तो यदि आपको लेंस का जो है फोकस दूरी पता हो तो आप लेंस का क्षमता निकाल सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि लेंस की क्षमता जो है किस में मापी जाती है, तो आप बताएंगे डायोप्टर में। यदि लेंस की क्षमता दी हो या फोकस दूरी आपको दी हो, लेंस की क्षमता निकालना हो, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एक लेंस की फोकस दूरी जो है प्लस यदि 2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो देखें लेंस की क्षमता की फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1/f। तो 1 का वैल्यू कितना है 2, यानी 0.5 डायोप्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये जो है यहाँ पे मीटर में है डिस्टेंस। वैसे ही देखें आपको अगर लेंस की क्षमता जो है +2d है तो आपका आ जाएगा 0.5। अब ये मीटर है, सेंटीमीटर में आप इसको कन्वर्ट कर ही सकते हैं। जल में जो वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह जो है हमको दिखता है। अब मानव नेत्र देख ले, मानव नेत्र भी एक लेंस की भांति ही जो है यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मानव नेत्र में ये क्या है, एक लेंस दिख रहा है आपको, और ये कौन सा लेंस दिख रहा है आपको, उत्तल लेंस। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, उत्तल लेंस के भांति ही बिहेव करता है। अब देखिए जैसे कोई इन्फेनाइट से, यदि इन्फेनाइट पे कोई वस्तु है तो इसका देखेंगे ये प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, यहाँ पे रेटिना पे बनाता है। सारे जो है प्रकाश की किरणें यहाँ पे जाके मिल पा रही है। अब यही दो केस यहाँ पे होता है, जब किसी को दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो कभी कभी ये रेटिना पर ना बन के इसके पीछे बनता है, और कभी कभी क्या होता है आगे बन पाता है। तो आगे बन जाता है तब भी हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लेंस यूज करना पड़ता है, जिससे हमारा ये रेटिना पे ही क्या करें बने। या जब पीछे बनता है तभी हम लेंस यूज करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, कुछ बातों को और ध्यान रखेंगे आप। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो अधिकतम जो है अनंत तक और न्यूनतम जो है 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख पाता है। यानी मैं बोल रहा हूँ, मान लो कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, तो इससे जो है मिनिमम 25 सेंटीमीटर अगर कोई नज़दीक है कोई भी वस्तु तो इसको देख लेगा। यदि 25 से नज़दीक पर रख दिया जाए तो इसको ये नहीं देख पाएगा, और दूरी का जो है लिमिटेशन नहीं है, जो है अनंत की वस्तुओं को देख पाता है। अब देखिए हम लोग सूर्य को भी देख पाते हैं, सूर्य हमसे कितना दूर है आप देख पाते हैं उसको ईजिली। तो ये है, आपको एक और बात ध्यान रखेंगे, मानव नेत्र जो होता है इसका समय अंतराल 0.1 सेकंड होता है जो है परफेक्ट विजन का। अर्थात नेत्र के सामने दृश्य अत्यंत तेजी से यदि बदला जाए, यानी 1 सेकंड में आप 10 से ज़्यादा यदि बदल दें आप, तो आपको क्या, आप नहीं देख पाएंगे उसका, और आपको क्या लगेगा, वो चलचित्र के जैसा लगेगा। ठीक है, और जनरली चलचित्र और फिल्म में जो है यही काम किया जाता है, वहाँ पे 24 फ्रेम जो है 1 सेकंड में यूज किया जाता है। तो आप जो है 0.1 सेकंड तक उसका इमेज बनता है, फिर इसके बाद कोई वस्तु आए तो आप देख पाएंगे। यदि 0.1 सेकंड के अंदर में अगर अधिक इमेज आ जाते हैं, 10 से ज़्यादा इमेज आ जाते हैं, यानी 1 सेकंड में 10 से ज़्यादा इमेज आएगा तो आपको क्या लगेगा, वो चलचित्र जैसा लगेगा। ठीक है, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट जो है क्रिएट नहीं कर पाएंगे, वो आपको चलचित्र ही लगेगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। जो लोग भी प्रीवियस लेक्चर इस फिजिक्स सीरीज का नहीं देखे होंगे वो जाके ज़रूर देख ले। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इजीली दे सकते हैं। अब देखिए नेत्र है, लेंस हमने देख लिया, इसमें दो तरह के दोष होते हैं, एक दृष्टि दोष का निवारण होगा, तो एक दूर दृष्टि दोष होता है और एक निकट दृष्टि। अब हमने बताया कि जब भी उत्तल लेंस जो है उसका जो है किसी का इमेज रेटिना पे नहीं बन पाता है, तब इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं दृष्टि दोष हो गया है। तो एक दूर दृष्टि दोष होता है और एक निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपर ओपिया भी बोलते हैं, और इसमें जो है पास के वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। यानी हम लोग जो देखे थे इमेज अभी, तो ये रेटिना था, ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज बनना चाहिए तो इमेज नहीं बन के इसके पीछे बनता है, तो इसे हम क्या बनते हैं, दूर दृष्टि दोष। यानी पास की स्थिति, जो भी पास की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। यानी दूर दृष्टि दोष में आपको पास की वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, तब पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, दूर की ही वस्तु दिखाई देती है। तो इसका नाम कैसे पड़ा है, दूरदृष्टि दोष। यानी आपको केवल दूर का देखने का आदत हो जाए, आप केवल दूर के वस्तु को देखें, पास के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाए, तो इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब इसके निवारण के लिए क्या यूज करते हैं, तो दूर के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे,
दूर के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। और ये क्या करता है, उत्तल लेंस जो आपका फोकस है वो रेटिना पे लेके आ जाता है और हम वस्तु को देखने लगते हैं। नेक्स्ट है आपको निकट दृष्टि दोष, इसे हम मायोपिया भी बोलते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, दूर स्थित जो वस्तु होती है इसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले ही बन जाता है, यानी बनना चाहिए रेटिना पे और इसे पहले ही बन गया, यहीं पे बन गया। अतः इस केस में क्या होता है, दूर स्थित वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो गया, आपको निकट देखने का आदत हो गया, यानी निकट का कोई भी वस्तु होगा तो इसको आप क्लियर देख पाएंगे, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और ऐसे इस कंडीशन में हम लोग इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो दोनों ध्यान रखेंगे, दूर के लिए उत्तल और नज़दीक के लिए अवतल। अब एक होता है जरा दृष्टि दोष। अब ये जिसका भी आयु अधिक हो जाता है तो दूर की वस्तु और पास की वस्तु दोनों ही उनको नहीं दिखती है, तो ऐसे केस में इनको बाईफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। जैसे बूढ़े लोग जो होते हैं, इसमें उत्तल और अवतल दोनों का जो है मिक्सचर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। एक होता है आपका अबिंदुकता, आंखों की वक्रता में संमित की कमी होने पे ये दोष जो है उत्पन्न हो जाता है, और इसके लिए हम लोग बेलनाकार चश्मा का यूज करते हैं। अब एक देखें, दृष्टि पटल पे बने किसी प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क पे जो है 1/16 सेकेंड तक रहता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अर्थात किसी दृश्य को हटा देने पे भी वो 1/16 सेकेंड तक दिखाई देता रहेगा, यानी उसका संवेदना 1/16 सेकेंड तक रहेगा। इसी को दृष्टि निर्भरता कहते हैं। सिनेमा दिखाने के लिए सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, 24 फ्रेम प्रति सेकेंड यूज करते हैं, जिससे हमें क्या एहसास होता है, चलचित्र का एहसास होता है। नेक्स्ट देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, प्रकाश का व्यक्तीकरण। जब किसी माध्यम में दो समान आवृत्ति की प्रकाश, देखिए फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति जो है सेम होनी चाहिए, तरंगे एक ही दिशा में गति करती है, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पे परिणामी तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है, और कुछ बिंदुओं पे तीव्रता अधिक होता है जबकि कुछ पे क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण इसमें दो घटनाएं होती है, एक होती है आपका कंस्ट्रक्टिव और एक होती है डिकंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब प्रकाश का जो व्यक्तीकरण है, इसको दिखाने के लिए यंग नाम के एक वैज्ञानिक तो प्रयोग किए थे, नाम था इनका थॉमस यंग। प्रकाश की तरंगों को लिए थे और उसके प्रकाश की तरंगों के समर्थक थे, अतः उन्होंने व्यक्तीकरण की घटना को भिन्न भिन्न प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने देखिए सूर्य के प्रकाश में एक किरण को अंधेरे कमरे में प्रवेश कराया तथा इस किरण को सामने उन्होंने दो बारीक छिद्र बनाकर एक काला पर्दा रखा और उसके सामने कुछ दूरी पे सफ़ेद पर्दा रखा। उन्होंने एक दीप्त के दोनों और दो काली रेखाएं प्राप्त की। तो ये उनका प्रयोग था। अब देखिए, आप यहाँ पे जस्ट याद रखिए, आप डिफिनीशन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। प्रकाश का व्यक्तीकरण के दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है, तो पहला उदाहरण याद करें, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। दूसरा, जल की सतह पे फैले हुए तेल का परत, केरोसिन आदि का जो सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, आपने देखा होगा। नेक्स्ट देखें, प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण और प्रकीर्णन, यानी डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, किसी अवरोध के किनारों पे प्रकाश के मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। आपने देखा था प्रकाश का मुड़ने, जब एक तरंग का सामना किसी अवरोध से होता है तब विवर्तन घटना घटित होती है। जैसे देखिए, यदि हम किसी अपारदर्शी वस्तु के द्वारा बनने वाली छाया को ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि छाया के चारों ओर बारी बारी से दीप्त यानी ब्राइट और डार्क क्षेत्र आते हैं, और यह विवर्तन की घटना के कारण होता है। सभी प्रकार की तरंगे जो होती है, चाहे ध्वनि हो, प्रकाश हो या द्रव हो, को विवर्तन की घटना का सामना करना पड़ता है। तो आप इन डिफिनेशनों में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आपको याद करने पे ध्यान नहीं देना है, बस ऐसे ही जान जाए सिंपल। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और दैनिक जीवन में क्या इसका उपयोग होता है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अन्य अवरोधकों की तुलना में अत्यधिक छोटा होता है, इसलिए हमें दैनिक जीवन में विवर्तन की घटना आभास होती है। जैसे देखिए, चलचित्र आदि में रंगों का आभास हमें विवर्तन के कारण होता है,
प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के तरंग प्रकृति को स्पष्ट करता है। ध्वनि जो तरंगे थी उनका तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंगों के तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत ही अधिक होती है, अतः ध्वनि के संदर्भ में विवर्तन की घटना आसानी से हमें सुनाई देती है। एक होता है आपका व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस तथा विवर्तन के बीच कोई स्पष्ट रूप से अंतर नहीं होता है। यदि स्रोत की संख्या 2 है और मिलने वाली जो है परिणाम के व्यक्तिकरण कहते हैं, जबकि स्रोतों की संख्या अधिक होने पर मिलने वाली परिणामों को विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपसे हो जाएगा। प्रकाश का ध्रुवन। ध्रुवन क्या होता है? प्रकाश का वह व्यवहार है जो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होता है। पहला बात तो ये हो गया। अतः ध्रुवन जो है प्रकाश के तरंगों का वह व्यवहार है जो अनुप्रस्थ तरंगों तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रकाश तरंगों का कंपन प्रकाश संचरण के लंबवत हो, एक ही तल में हो, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश हम लोग कहते हैं। ये सब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है फैलना। अब देखिए आप, हमने आपको बताया था बैगनी जो रंग होता है, बैगनी, इसका जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकीर्णन। यानी तरंग दैर्ध्य देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकीर्णन का मात्रा, यहाँ पे देखिए ये लेमडा का जो है पावर 4 है, यानी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यानी तरंग दैर्ध्य जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा कम होगा। यानी लाल का प्रकीर्णन क्या होगा? लाल का फैलाव सबसे कम होगा। इसीलिए हम लोग ट्रैफिक लाइट में क्या करते हैं? लाल कलर का यूज करते हैं। ठीक है, लाल कलर का यूज करने के पीछे रीजन क्या है? इसका फैलाव ज़्यादा ना हो और दूर का व्यक्ति इसको इजिली देख पाए। ठीक है, 3 बातों का ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रकाश का जो है तरंग दैर्ध्य जिनका कम होगा उनका प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये प्रकाश के प्रकीर्णन का कुछ उदाहरण है, डायरेक्ट आप एग्जांपल याद रखेंगे। आकाश का जो है नीला रंग दिखाई देना। ठीक है, आपसे पूछेगा आकाश का नीला रंग दिखाई देना किस चीज़ का एग्जाम्पल है? प्रकीर्णन का। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग जो है लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इस प्रकाश से नीले और अन्य छोटे तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का पृथक्करण प्रकीर्णन द्वारा ही हो जाता है। क्योंकि अन्य रंग की तुलना में लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए आपको लाल रंग का दिखाई देता है। अतः हम जो है क्या करते हैं? लाल रंग का अनुभूति कर पाते हैं। दिन के समय जो है जब सूर्य लगभग हमारे सिर के ऊपर होता है तो ये सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का वायुमंडल में सबसे कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कम प्रकीर्णन होता है। ये सब है। समुद्र के शांत पानी में नीला दिखाई देता है, जिसका कारण है कि आकाश के नीले रंग के समान प्रकाश का प्रकीर्णन होना। आकाश का रंग नीला दिखने का कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे होता है तो चंद्रमा पे वायुमंडल की अनुपस्थिति में वहाँ पे आकाश का रंग उसको कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चंद्रमा से नहीं, पृथ्वी पर वायुमंडल को छोड़ के कहीं भी शेष अंतरिक्ष का रंग क्या दिखाएगा? काला दिखाई देगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे पॉइंट, इसको ध्यान में रखेंगे, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब जो हमने बता ही दिया आपको, खतरे में जो है संकेतों का रंग जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए, एक रमन इफेक्ट है सीवी रमन का। ये क्या बताया था कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है और एक वर्णीय प्रकाश को फोटोन तरल और द्रव पदार्थ से गुजरने समय ऊर्जा के कुछ अंश को खो देता है और या प्राप्त कर लेता है। दोनों स्थितियों में रंग में बदलाव आता है और यही घटना रमन इफेक्ट कहलाता है। और इन्होंने बताया था कि आकाश का नीला दिखाई देना या पानी का रंग नीलिमा दिखाई देना भौतिक घटना और रमन प्रभाव के कारण ही है। और रमन 28 फरवरी 1928 को खोज किए गए थे, तो इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 1930 में इनको नोबेल भी दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। आइए कुछ यहाँ पे एक आध पॉइंटर है जो हमने चैप्टर पढ़ा, उसी का हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे।
जैसे देखिए, प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। यानी ध्वनि के लिए जो है हमने बताया था कि ध्वनि के लिए आपको माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश के लिए नहीं है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो है निर्वात में होता है, हमने देखा ही था 3 × 10⁸। प्रकाश किरणों की प्रकृति दोहरी होती है, तरंग और कण दोनों के रूप में होती है। प्रकाशीय गेज जो है प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। प्रकाश की कर्ण का सिद्धांत सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। तो ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, याद रखना है। प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम रोमर ने दिया था। सूर्य से पृथ्वी तक जो है प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकंड यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इस बातों का आप ध्यान देंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपको सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व अर्थात क्षितिज से नीचे होने पे भी सूर्य के दिखाई देने पड़ने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। मृग मरीचिका जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। डायरेक्ट पूछेगा कि मृग मरीचिका किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष कभी भी दिखाई नहीं देगा। देखिए, इंद्रधनुष के लिए क्या होता है, जैसे सूर्य है आपको यहाँ पे और मान लीजिए बारिश हुआ है, ठीक है, तो सूर्य अगर लेफ्ट में है तो आपको इंद्रधनुष राइट में दिखाई देगा, ठीक है। यदि सूर्य राइट में है आपको तो लेफ्ट में दिखाई देगा। सूर्य डायरेक्ट आपके सर के ऊपर है तो कभी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि लेक्चर में जो है एक्सटर्नल थोड़ा साउंड जा रहा है तो उसे आप जो है इग्नोर करेंगे। देखिए, ये हम लोग देख लिए थे। पढ़ने के लिए जो है गैसियन समानता अवतल और उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। एंडोस्कोप में हमने बताया था कि आंतरिक पेट के परीक्षण के लिए हम लोग कौन से प्रिंसिपल को यूज करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का हम लोग यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखें, नेक्स्ट है तंतु प्रकाशिका पूर्ण आंतरिक पे ही काम करती है, हमने बताया ही था। अंतरिक्ष से जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, हमने देखा था काला दिखाई देता है, ठीक है। समुद्र का रंग नीला आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा परिकीर्णन के कारण होता है। तो देखिए, समुद्र का रंग जो है नीला ये आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों का परिकीर्णन के कारण होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। ये हमने देखा ही था। सर्वाधिक जो है लाल रंग तरंगदैर्ध्य होता है। प्रकाश की किरणों का परिकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। किसी प्रिज्म से गुजरने पे बैगनी जो रंग होती है ये सबसे अधिक क्या होती है, अपवर्तित होती है। प्रकाश का रंग का निर्धारण प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ही करता है, यानी जितना तरंगदैर्ध्य होगा उसके कारण से उसका निर्धारण होगा। यदि किसी दर्पण में हमने बताया था कि थीटा एंगल से उसको घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2θ से घूम जाएगी। काल्पनिक रेखा पे जो फोकस और पोल से गुजरने वाला गोलाकार दर्पण पड़ते हैं तो प्रिंसिपल अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पे पड़ता है तो उसकी छाया अनगिनत बनती है, ध्यान रखेंगे। सफेद पर्दे पे छाया वास्तविक और बड़ी बनती है। तो ये कुछ जो है इसमें पॉइंटर थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आप, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। लेक्चर जिनको भी स्लो लग रहा हो वो फास्ट करके देख सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन देखा ही था पिछले लेक्चर में। प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके अलावा हम लोग स्टेट पीसीएस भी देखेंगे, अदर स्टेट पीसीएस। तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में कभी प्रकाश जाता है तो इसमें क्या नहीं बदलता है, तो हमने बताया था आवृत्ति नहीं बदलती है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पहुंचने में कितना लगता है, तो आपको लगभग 8 मिनट 19 सेकंड। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन ई। आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज जो है किस काम के लिए दिया गया था, तभी हमने देखा ही था आपको। ये हमने पिछले लेक्चर में 2-3 आपको क्वेश्चन कराया था। चौथा देखें, सही कथन चुनिए यहाँ पे, तो आप चुन सकते हैं बिल्कुल इजली। देखिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी से कम होता है, तो गलत हो गया। आपको मैंने एक ट्रिक बताया था हिंदी मीडियम के लिए, बै जा नी ह पी ना ला। देखिए यहाँ पे रेड का जो है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है,
उससे कम नीला, नारंगी सॉरी, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। सबसे कम बैगनी का होता है, सबसे ज़्यादा लाल का। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको कथन में, यहाँ दिया है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है बैगनी से कम होता है। तो ये तो लाल का ज़्यादा होता है, तो गलत हो गया। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे से ज़्यादा होता है। अब देखिए हरा का यहाँ है, बैगनी का यहाँ, तो हरा ज़्यादा है, ये बता रहा है बैगनी ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी गलत। बैगनी का तरंग दैर्ध्य पीले से ज़्यादा होता है, पीला देखिए यहाँ पे है, तो बैगनी से ज़्यादा है पीला, ये बता रहा है बैगनी ही ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम जो हमने देखा था ये 3900 एंगस्ट्रम से 7600 तक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप सारे जो है कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो हमने देखा था एक हम लोग प्रिज्म यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप देख लेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग क्या काम में यूज करते हैं, तभी हमने बताया था आपको दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं। पढ़ने के काम आने के लिए हम लोग ग्लासेस कैसे यूज करते हैं, तो ये भी दोनों उत्तल अवतल दोनों करते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए मैं रेफरेंस लूंगा यहाँ पे घटना चक्र का, इसे हम देखेंगे। तो आप लोग जो है सारे कंसेप्ट को जो है बार बार रिपीट करें। जिनको भी मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, कोई इसमें आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है इन सब एग्जामों में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे कम टाइम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारे फैक्ट को मैं इलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, जितना ज़रूरत है उतना आपके लिए करा दे रहा हूँ। वैसे आपको जो है रिसर्च करना नहीं है इस फील्ड में, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। और जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनसे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो ही जाएगा यदि पढ़े होंगे तो, कंडीशन ये है। और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेक्चर को पूरा देखेंगे। और एक बात ध्यान देंगे, लेक्चर को जो है बिल्कुल एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में देखेंगे, यानी कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो का लिंक जो है दूसरे वीडियो से है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे कि लेक्चर को आप कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर का जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर से लिंक है, तो इस बात का ध्यान देंगे। और वैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे। सारा चैप्टर जब भी फिनिश हो जाता है तो आप कहीं से भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो है आपको मान लीजिए यदि सॉल्व नहीं होते हैं तो वहाँ पे आप जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो हमको देखना है यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे आपको है ये 49। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग, फिर लेक्चर इन करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको जूम करते हैं हम लोग। तो आपको क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे प्रीवियस पेज में हम लोग चलते हैं, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है। और ये जो घटना चक्र की बुक है, इसमें सारे स्टेट पीसीएस के अप्रॉक्स जितने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ये अपडेटेड है, ठीक है। निम्न में से किस विकिरण की ऊर्जा प्रति क्वांटम सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा पूछा है, ज़्यादा होती है, आपको क्या देखना है, तरंग दैर्ध्य। हमने आपको रिलेशन बताया था तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा में। तो आप सबसे पहले देखें, हमने बताया था कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है ऊर्जा सबसे उसी में अधिक होगा। तो आप देखें पहला ऑप्शन में 320 से 400, 200 से 280, 280 से 320, 400 से 600। तो इसमें देखें तो सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य किसका है, 200 से 280 का। तो हमने बताया था इन्वर्सली रिलेशन होता है तरंग दैर्ध्य के साथ, ऊर्जा जो है इन्वर्सली रिलेशन होता है तरंग दैर्ध्य का। तो जिसका जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा उसका ऊर्जा सबसे कम, यहाँ पे सबसे अधिक पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे कम किसका है, 200 से 280। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, सौर विकिरण जो है आपका निम्न में से किस रेंज में दिखाई देता है आपको। हमने देखा था ये 400 से 700 नैनोमीटर में दिखाई देता है, इसको याद रखेंगे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान दैर्ध्य प्रकाश यानी क्या रेंज होता है।
तो वही पूछ रहा है दृश्य प्रकाश का देखने का रेंज क्या होता है। तो ये देखिए लगभग जो है 400 से, हमने अभी क्या किया था यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर वाले ऑप्शन में 400 से 700, तो उसी के आसपास देखें यहाँ पे 390 से 780 लिखा है, इसी को यहाँ पे आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम, इसका तरंग दैर्ध्य, तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, 3900 से जो है 7600 तक है। आगे देखें, मानव का जो आंख होता है दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, अब देखिए इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन बनेगा 55 एंगस्ट्रम। देखिए मानव आंख जो है दृश्य प्रकाश के लगभग 55 एंगस्ट्रम या 555 नैनोमीटर के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ज्ञातव्य है कि जो ये दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 से 700 होती है, आपको पता ही है, इसके बीच ही आपका 555 आएगा। मानव नेत्र दृश्य जो है प्रकाश के माध्यम से तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का क्या करता है, पीले हरे रंग में प्रकाश की किरणों के प्रति सर्वाधिक जो है सुग्राही होता है। अब देखिए मानव का जो आंख पीले हरे रंग के लिए ज़्यादा सुग्राही होता है, तो इसका जो है प्रकाश रेंज आएगा 555 पे ही, तो इसका आंसर ये हो गया। आगे देखिए, अभी हमने देखा था प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसे होती है, तो हमने पढ़ा था थ्योरी में, तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखें, चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट इतनी ही होती है जितने हमने बताया है, इससे ज़्यादा आपको नीड है नहीं। प्रकाश की जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों, ये छोटे कण से बना है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, इसके वजह से। देखिए प्रकाश ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, फिर भी इसका तरंग दैर्ध्य इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आपको लगेगा कि सीधा ही चल रहा है। सिंपल से यही बातें कहना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, ठीक है, वेग की बात आ रही है यहाँ पे, तो देखिए कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और परावैगनिक। प्रकाश का वेग हमने देखा ही था, सबसे ज्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब देखिए प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग अधिक, ध्वनि का वेग तो आपने देखा ही था, कितना था, लगभग 330 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड, जो भी याद रखिए। प्रकाश का वेग कितना है, 3 गुने 10 के पावर 8, ठीक है। रॉकेट का वेग वगैरह इससे काफी कम होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 काफी बड़ा हुआ, तो यही हो जाएगा आपको। देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8, ध्वनि का 332, प्रकाश की गति पानी में लगभग 2.25 इंटू 10 के पावर 8 होती है, कांच में देखिए 2 गुने 10 के पावर 8 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉकेट का वेग तो इन सबसे काफी कम होता है। प्रकाश का जो शून्य अवकाश, यानी वही प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। प्रकाश की गति है, सेम क्वेश्चन, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, कभी किलोमीटर पर सेकेंड लिखा होगा तो उसको टिक नहीं कर देंगे, ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की वेग अधिकतम होती है हीरे में, पानी में, निर्वात में, तो हमने देखा था निर्वात में सबसे ज़्यादा वेग होती है इसकी, हमने उस जो है एक डाटा देखा था, तो उसमें आपको निर्वात में सबसे ज़्यादा लगभग 3 गुने 10 के पावर 8। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम पूछा है, तो सबसे अधिक तो यहाँ पे निर्वात में होती है, हमने देखा था। फिर देखिए आप, यहाँ पे वायु है, जल है और कांच में, तो कांच में सबसे कम होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, अब देखिए दाब पे, घनत्व पे, ताप, दाब घनत्व पे या दाब पे। देखिए प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है, पहले ही हमको पता है। किसी माध्यम में प्रकाश की वेग उस माध्यम के प्रकाश की घनत्व पर निर्भर करती है, साथ साथ माध्यम के भौतिक घनत्व पर भी निर्भर करती है। किसी माध्यम के प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होता है उसका वेग उसमें उतना ही कम होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाश की घनत्व का संकेतक होता है। वायु का प्रकाशिक घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीपीएससी का एक क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाता है आपका। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड, ठीक है, या 8 मिनट 20 सेकेंड, जो भी दिया हो आप इसको टिक कर सकते हैं।
तो जो हमने पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको बीपीएससी 1997, इस समय बीपीएससी के पास ई ऑप्शन होता नहीं था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये मान लिया गया है। वैसे 8.2 होता तो एग्जैक्ट आंसर होता है ये। आगे देखें, सेम क्वेश्चन वही है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, तो यहाँ भी लगभग 8 मिनट मान लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है इनके पास, तो अप्रॉक्स डाटा यहाँ पे हम लोग मान लिए। ये देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगभग 8 मिनट माना गया है। तो इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे अप्रॉक्स डाटा जो है मान लिया गया है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब जब हमारे पास जो है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है, तो यहाँ पे कोई नहीं का भी ऑप्शन दिया है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका 8 मिनट 19 सेकेंड। 500 सेकेंड जो है आपको आपको पता होना चाहिए 8 मिनट में कितना सेकंड होता है 480, और ये 500 सेकंड को आंसर मान रहा है, तो ये 20 सेकंड का डिफरेंस है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे कभी कभी विवाद हो जाता है। ठीक है, ये विवादित क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आपको ई मानना चाहिए, नहीं तो अप्रॉक्स मान रहे हैं आप, तो ये समझ में आता नहीं है। कभी कभी ये एग्जाम वाले कभी इसको मान लेंगे कभी नहीं मानेंगे, तो ऐसे कुछ विवादित क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप याद रखेंगे 8 मिनट 19 सेकेंड। प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पे वेरिएबल प्रभावित होता है, यानी क्या चेंज होता है उस पर। तो देखिए वायु से कांच में जा रहा है, तो हमने बताया था आवृत्ति बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी। तो देखिए पहला में आवृत्ति है, नहीं होगा। आवृत्ति है, ये भी नहीं होगा। आवृत्ति ये भी नहीं होगा, क्योंकि आवृत्ति किस पे डिपेंड करता था, सोर्स पे, तो तरंग दैर्ध्य और वेग होगा। आईएएस 2001 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखें, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। सेम क्वेश्चन वही पूछा गया है, यानी चेंज कौन नहीं होता है, तो आवृत्ति नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट की इसमें नीड नहीं है आपको। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। ये देखिए 66 बीबीएससी का क्वेश्चन है, तो नहीं बदलता है कौन सा, आवृत्ति। तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जो है क्वेश्चन को एक्सचेंज भी करते हैं, यानी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसीलिए किसी भी एग्जाम के यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लें। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो क्या होता है, इसकी चाल बढ़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, पहला है। तो देखिए यहाँ पे दे रहा है आपको सघन से विरल में जाना है। ठीक है, सघन से विरल में, तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। सघन से विरल में यानी जैसे कांच हम ले लें, और कांच से हम लोग कहाँ पहुँचे, एयर में पहुँचे, तो कांच से जब भी आप एयर में जाइएगा तो आपका चाल बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर हटेंगे, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो आपको पता है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। ये आपको यहाँ पे देखें, प्रकाश सजावट तथा विव्याकरण के लिए विसर्जन नलिका में क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे नियॉन को। नेक्स्ट देखें, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो ये जो साबुन के झाग में जो भी रंगीन जो है आपको कलर दिखते हैं, ये परिवर्तन और व्यक्तीकरण का उदाहरण है। आईएएस 1993 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है, हीरे से कांच में। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे काम करता है वो क्या है, तो आपको पता ही है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटनाओं पे, तो वही सेम हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हमने बताया था आपको। किस परिघटना के उपयोग से ऑप्टिकल फाइबर, तो किसके कारण ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण काम करता है। तो देखिए सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रही है बार बार। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने का पर्पस एक ही है कि आप देखिए क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल दिग्र भ्रमित ना हो, या आप बहुत बड़े कंसेप्ट इकट्ठा करने में ना पड़े कि हम पूरा कंसेप्ट कर लेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, या मेरा कंसेप्ट कमज़ोर है, हमें नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेक्चर देखें, आपका जो है अप्रॉक्स सारा जो है हम लोग कंसेप्ट कवर कर लिए इसमें। तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होती है, तो ये प्रकाश के रूप में होती है, रेडियो, सूक्ष्म और विद्युत के रूप में नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, ये देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल वही ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तंतु लिखा है, तो किसी किसी को समझ में नहीं तंतु किसको लिखा है भाई। तो आप जो है कभी भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, आपको डाउट होता है, आप तुरंत जो है अंग्रेजी के क्वेश्चन को देख लें। तो पहला सही हो गया, दूसरा देखें,
प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त होता है। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट सही हो गया। मरीज के पेट के अंदर जो है परीक्षण करने हेतु डॉक्टर के द्वारा एंडोस्कोपी जो है यूज किया जाता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश का, आपको प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। इंडोस्कोपी सेम क्या है? तो देखिए इंडोस्कोपी संकीर्ण दूरदर्शी है, कैमरा का प्रकार है, सरल सूक्ष्म, इनमें से कोई नहीं। तो इंडोस्कोपी जो है क्या है? देखिए इंडोस्कोपी में क्या होता है, एक जैसे मैं उसका रुकिए आपको इमेज बना देता हूँ। देखिए इंडोस्कोपी में जनरली क्या होता है, एक जो है आपको पतली सी पाइप होती है, इसी में एक कैमरा डाला होता है, ठीक है, और ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो ये पूछा था क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। आगे देखिए मृग मरीज का कारण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हमने इमेज भी दिखाया था। फिर सेम मरीज का बनना किसका उदाहरण है? आंतरिक परिवर्तन का ही है। या मृग तृष्णा आ जाए तो भी फिर वही आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं, तो जो भी चाहे इस बुक को लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार, मैं इस बुक का जो है बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, किसी बुक का नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे जो भी मैं, जैसे मैं थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे दृष्टि के बुक से कवर किया, और कुछ क्वेश्चन मैं घटना चक्र से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि मेरा इस सब्जेक्ट ही रहा हुआ है, काफ़ी काम इस पर किया है हम, और ये काफ़ी जगह मैं पढ़ाया हुआ हूँ फिजिक्स। स्पेशली बात करूँ तो फिजिक्स में काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया हुआ हूँ। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो IIT JEE की एग्ज़ाम होती है, मेडिकल की एग्ज़ाम होती है, तो वहाँ पे जो आपको 11th-12th की सारी फिजिक्स पढ़नी होती है काफ़ी डेप्थ में। तो मैं जो है क्लासेज में ये जो पढ़ाया हुआ हूँ, तो मेरे को काफ़ी डेप्थ इसका पता है, और कंटेंट भी मेरे पास जो है काफ़ी है, लेकिन उसका नीड यहाँ पे है नहीं। तो सर्च रिसर्च की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, और न्यूमेरिकल पर्सन जो है बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे आते हैं, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं गया। लेकिन जितना देखिए हम लोग पढ़े हैं उतना आपका काम उतना में बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। पहला स्थलीय तापमान, दूसरा है प्रकाश परिवर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन। इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है? तो देखिए मरीचिका बनने का वजह क्या है? एक तो तापन है, स्थलीय तापन, और दूसरा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमाता है, या हीरा ही क्यों जगमगाता है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो सेम वही कारण होगा कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, यानी अपवर्तनांक उसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। हमने देखा था हीरा का अपवर्तनांक कितना था? 2.42। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों चमकता है? तो आपको पता ही है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। एक कटा हुआ हीरा, सेम क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वक्तव्य दिए गए हैं, कथन एक कथन दो। कथन एक है हीरे अपने ही आकार से अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, यानी अधिक चमकता है। दूसरा रीजन, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। अब देखिए ये तो गलत हो गया, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलती हो गई। तो पहला केवल सही है, ऑप्शन देखिए ए और आर दोनों सही है, गलत हो गया। ए आर दोनों सही है, भी गलती, ये सही तथा आर गलत है, ये आपका सही हो गया। IAS 1995 का क्वेश्चन है। किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D डायमेंशन की बात कर रहा है, प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्ति करने की तकनीक को क्या बोलते हैं? होलोग्राफी बोलते हैं। होलोग्राफ में देखे होंगे आपको 3D इमेज दिखता है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, जो 3D चित्र होता है लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पे फोकस करके प्रतिबिंबों के पर्दों की जनित करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर स्कैन बोलते हैं। देखिए क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है, मॉनिटर में इसका उपयोग करते थे, ठीक है। जैसे पहले का जो भी कंप्यूटर वगैरह होता था, तो इसमें जो भी मॉनिटर होता था, आप स्क्रीन को देखते थे, तो वहाँ पे यही ट्यूब जो है यूज किया जाता था। आप देखते होंगे काफ़ी बड़े बड़े जो पहले स्क्रीन होते थे, तो ये पीछे वाला फेस आप टीवी का देखते होंगे, जो मॉनिटर होता था उसका काफ़ी बड़ा होता था, यहाँ पे एक कैथोड रे ट्यूब लगा रहता था।
इसमें से इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज निकलते रहता था। यहाँ से आपसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉन पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पे फोकस प्रतिबिंबों के पर्दे पर जनित क्या करना कहलाता है, तो उसको रोस्टर स्कैन बोलते हैं। अब आज तो आपको पता ही है कि आज जो है कौन सा टीवी चल रहा है, आज तो एलईडी, ठीक है, तो वो आज वो टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम से। ये सब कुछ क्वेश्चन है। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन को जो है बिल्कुल देख के यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, ये IAS 2000 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब एक सीडी जो होती है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष का रंग दिखाई देता है, इसका वजन मतलब वजह क्या है, क्या वजह है इसका? परिवर्तन तथा विवर्तन, यही इसका वजह है, परिवर्तन और विवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है देखिए, IAS 2002 का क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। पहला है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। अब देखिए, तरंग दैर्ध्य जिसका ज्यादा होगा उसका परिकीर्णन कम होता है, हमने बताया था। तो ऑप्शन में देखें, ज्यादा जो है तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का परिकीर्णन लघु वाले से कहीं अधिक होता है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात की गति का लगभग 0.95 होता है, ये भी गलत हो गया। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलनायाम वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, तो रेडियो तरंगे उत्पन्न कैसे होती है ये पूछा है आपको, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस जो है डॉपलर जो इफेक्ट होता है उसी का यूज करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए हमने एक कंसेप्ट देखा था कि एक चलचित्र को पूरी फिल्म में एक सिरे से दूसरे सिरे तक समांतर 24 फ्रेम पर सेकंड हम लोग यूज करते हैं, तो ये कथन सही है। आंखों के रेटिना पे निर्मित प्रतिबिंब हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन देखें ये सही है, आर गलत है। यहाँ पे देखिए, आंख के रेटिना पे जो है प्रतिबिंब होता है वो 1/16 सेकंड तक बना रहता है, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। ये सब क्वेश्चन है आपके। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, मानव नेत्र से दृष्टि पटल पे जो चित्र बनता है वो क्या होता है, तो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ये सब क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को जो है आप कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आता है फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, तो उसका ताप, यानी जो भी रंग होता है, जैसे आप देख रहे होंगे आपके घर जो है, आप सभी के घर जो है LPG पे प्लस जो है हम लोग हमारे घर में जनरली खाना बनाया जाता है, तो जब उसका इनिशियल में देखना, जब LPG जो है उसमें फुल अप होगा तो आपका जो है उसका लौ जो है नीला कलर का दिखेगा, ठीक है, फिर जैसे जैसे कम होते जाएगा कलर चेंज होते जाएगा, तो ये जो ताप है वही आपको रंग को दर्शाता है, इस बात का ध्यान में रखेंगे इसको। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए नीला, यहाँ पे देख सकते हैं 50,000, ठीक है, से लेके यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखें इसका रेंज केल्विन इतना तक दिया है। नीला श्वेत का देखें, ठीक है, फिर श्वेत का इसके कम, श्वेत पीला का इससे कम, पीला का इससे कम, लाल का देखें सबसे कम है, लाल का यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये कलर में डिफ्रेंशिएट करता है, ताप के अनुसार जो है आपका कलर बदलते जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है, तो ये धूलकण होते हैं। ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको। ये जो हमने कलर आपको बताया था एक ट्रेंगल लॉ, उस पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसको। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कैसे, तो ये तरंग दैर्ध्य से होता है, हमने बताया ही था। निम्न में से जो है किस रंग का सबसे लंबा जो है तरंग दैर्ध्य होता है, तो हमने बताया था लंबा सबसे ज्यादा किसका है, तो लाल का है। सबसे कम वेवलेंथ जो है किसका होता है, तो सिंपल सा बात है, सबसे कम कोर्स किसका था, बैगनी का था। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन है, तो बैगनी है। यही सब क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी किया है वो सफिशिएंट किया है, तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जूम करके एक आध क्वेश्चन चलिए और देख लेते हैं, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप सभी लोग को पता है। तो आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है? देखिए
सूर्य के प्रकाश नीला रंग और रंगों अधिक होते हैं, तो गलत। सूर्य के प्रकाश में तो ऐसा नहीं कि नीला रंग ही होता है। लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया था खतरे में संकेतों के लिए लाल प्रकाश का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। फैलाव इसमें सबसे कम होता है। यही सब आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है नीला रंग, ठीक है। आकाश का नीला रंग दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण, सेम क्वेश्चन वही सब है। चलिए और कुछ देखते हैं यहाँ पे एक आध क्वेश्चन। लेक्चर जिसको बड़ा लग रहा होगा तो क्या करेंगे, दो पार्ट में करके देख लेंगे। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग प्रतीत क्यों होता है, हमने देखा था प्रकीर्णन के कारण होता है। अस्त होते समय भी लाल रंग का दिखाई देता है, इसका भी वजह वही था। अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो ये बात की जा रही है अंतरिक्ष यात्री का, तो इस केस में काला दिखाई देगा, ठीक है। तो यही सब है आपको। अधिक ऊंचाई पे वायुयान से आकाश को देखा जा सकता है कैसा, तो आपको काला ही देखा जा सकता है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ मेरा दिखाने का मैं बार बार बताता हूँ कि मकसद ये है कि देखिए क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आता है आपके एग्जाम में। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे। देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। री एग्जाम जब हुआ तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है कब, वर्णों का विक्षेपण कब संभव है, तो प्रिज्म द्वारा संभव, हमने देखा था अभी प्रिज्म द्वारा जो है वर्णों का विक्षेपण संभव है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपको। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है। अब इंद्रधनुष के मध्य कौन सा बनता है, तो वही जो हम आपको सीरीज बताए थे, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। मध्य पूछ रहा है तो देखिए बै, जा, नी, ह, पी, ना और ये है ला, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मध्य मतलब ऊपर से 3 देखें नीचे से 3, तो इसके मध्य कौन सा है, हरा, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन हो गया आपका हरा। ये सब क्वेश्चन है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनेगा, तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं। हमने बताया था इंद्रधनुष कब बनेगा, जब सूर्य आपका पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा, पश्चिम में है तो पूरब में बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे कंसेप्ट अप्रॉक्स कवर कर लिए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ये क्वेश्चन IAS 2001 का है। एक जो है एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। रीजन, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं के प्रकीर्णन से छड़ी की छोटी और झुकी हुई होने का आभास कराती है। तो यहाँ पे ये तो सही है, बट आर यहाँ गलत है। आपने देखा था कि ये झुकी हुई क्यों होती थी, उसका रीजन क्या था, अपवर्तन था, तो अपवर्तन था, यहाँ पे प्रकीर्णन वजह नहीं है, तो यहाँ पे प्रकीर्णन यूज कर लिया है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये सब। चलिए तो आप लोग जो है इसके सारे क्वेश्चन को बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ सारे क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ। सारा क्वेश्चन तो आपको रिपीट हो रहा है, आप देख ही पा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 रंग होते हैं इसमें, ठीक है, हमने अभी बताया था आपको। निम्न रंगों में विषण को पहचानिए, हरा, भूरा, लाल, पीला। तो देखिए ये सब बेसिक कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, तो इस तरह से हमने यूनिट कंप्लीट किया। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं किया, तो आप सेल्फ से जो है प्रैक्टिस कर लेंगे उसको, ठीक है। अप्रॉक्स हमने यहाँ से 60 से 70% क्वेश्चन कर दिए थे, और बाकी क्वेश्चन जो आपसे हो जाएंगे, हमने रैंडमली जो है लिया क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं सारे पीसेस में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। तो आपको सारा कंसेप्ट इसमें कवर करा दिया गया पिछले लेक्चर, और इसमें कुछ कंसेप्ट जो बचा हुआ था हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो हमने जो है सारा कंसेप्ट कवर किया। तो आप लोग जो है वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें ज़रूर, ताकि जो है मैक्सिमम लोग इसका जो है लाभ उठा सकें। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, यूनिट एंड डायमेंशन हमने देख लिया था,
ठीक है, जो लोग भी लेक्चर को नहीं देखे होंगे पहले, वो जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें, फिर कंटिन्यू करके लेक्चर को देखें, बीच में से ऐसे ना देखा करें, एक सीक्वेंस में देखें। फिर हमने पूरा मैकेनिक्स कवर किया था, नेक्स्ट हम लोग साउंड पढ़े थे, और आज हम लोग लाइट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका बचता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, तो यही आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो है फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग फिर उस हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।